नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स में ये रिक्वेस्ट है कि हाउ टू रजिस्टर ए प्रॉपर्टी पे एक पूरी डिटेल्स वीडियो बनाएं। मैंने प्रॉपर्टी बाइंग से लेके पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे हाउ टू बाई ए प्रॉपर्टी, हाउ टू बाई ए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, सेल डीड के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वाले वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको ये पूरा बाइंग प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम हाउ टू रजिस्टर ए प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए समझ लेते हैं पूरा प्रोसेस किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने का इंडिया में। इसको मैंने 7 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले स्टेप में हमने प्रिपरेशन की दी है। प्रिपरेशन का मतलब है आप पहले पूरी पेमेंट कर देंगे सेलर को एज पार्ट एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल में आपने जितना भी अमाउंट डिस्कस किया था सेलर को, उतना अमाउंट देने के बाद ही वो एग्रीमेंट पे साइन करेगा। दूसरा, किसी भी तरह के ड्यूज नहीं होने चाहिए प्रॉपर्टी पे, कोई लोन नहीं रहना चाहिए। अगर किसी सेलर का कोई लोन है तो उसको पूरा कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी। किसी भी तरह के कोई टैक्स ड्यूज नहीं होने चाहिए और कोई सोसाइटी के ड्यूज नहीं होने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एक्सेट्रा। अगर कोई भी ड्यूज होंगे तो सनो रजिस्टर उसको नहीं करेगा रजिस्टर। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि रजिस्टर्ड डीड से ही लीगली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। अगर आप कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लेते हैं खाली एग्रीमेंट टू सेल पे, तो वो लीगली वैलिड नहीं मानी जाती है। जब तक आप सेल डीड या गिफ्ट डीड को रजिस्टर नहीं करवाएंगे और स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को नहीं भरेंगे, तब तक वो आपको लीगल ओनरशिप नहीं भरेंगी। तो इसलिए स्टैम्प ड्यूटी भरना और प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका सेकंड स्टेप आता है, जिसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करनी है कि आपको कितनी स्टैम्प ड्यूटी भरवानी है रजिस्टर करवाते वक्त। अब ये बेसिकली प्रॉपर्टी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरी जाएगी। वो होती है मैक्सिमम ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ सर्कल रेट। एक्चुअल रेट जितने में आपने प्रॉपर्टी खरीदी या गवर्नमेंट का जो सर्कल रेट होता है, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरी जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली 3 to 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होती है। तो जो भी ज़्यादा वैल्यू आएगी, जिसका आपको 3 to 10% स्टैम्प ड्यूटी आपको भरनी होगी, जिसका 1% प्रॉपर्टी वैल्यू होती है जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। तो इस तरह से आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आप ऑनलाइन भी एस्टिमेट कर सकते हैं। ज़्यादातर सेट्स में आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ये सर्कल रेट वगैरह मिल जाएंगे। तो आप सर्कल रेट के हिसाब से अपनी वैल्यू निकल सकते हैं, और आपको एक्चुअल वैल्यू तो मालूम ही होंगी। तो आप दोनों में से जो भी ज़्यादा होगी उसके ऊपर अपनी स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये स्टैम्प ड्यूटी के जो चार्ज होते हैं, जो परसेंटेज, ये भी आपको काफ़ी आसानी से मिल जाती है। फिर आप मान लीजिए आप थोड़ी प्रॉब्लम में आ रहे हैं अगर स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने में, तो आप प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपने किसी रियल एस्टेट एजेंट को अपॉइंट किया है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो आपको हेल्प कर देगा कैलकुलेट करने में, क्योंकि एडवोकेट की हेल्प ली है। जो भी कोई डॉक्यूमेंट राइटर है आपके, तो वो भी हेल्प कर सकता है इस बारे में। स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन में एक बार आपने स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर ली, तो नेक्स्ट स्टैम्प आ जाती है कि आपको वो स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी, आपको पेमेंट करनी होगी। उसकी तो अभी पेमेंट के लिए 3 मेंस मेथड होते हैं। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, अभी जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है ये आपने जाकर देखा होगा। इसी तरीके का स्टैम्प पेपर आपने देखा होगा ज़्यादातर। ये ऑल ओवर इंडिया इस तरीके का स्टैम्प पेपर काफ़ी कॉमन है। और स्टैम्प पेपर होते हैं, जितनी भी आपको स्टैम्प ड्यूटी आ रही है, मान लीजिए आपकी स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख की आ रही है, राइट, तो आप 1 लाख रुपीज़ का स्टैम्प पेपर खरीदेंगे। जैसे ये 15,000 रुपीज़ का स्टैम्प है, राइट, तो आप इस तरीके से लेट से 25,000 रुपीज़ का अगर कोई मैक्सिमम स्टैम्प अवेलेबल 25,000 का स्टैम्प पेपर अवेलेबल है, तो आप 4 स्टैम्प पेपर खरीद लेंगे, और ये आपको ऑथराइज से स्टैम्प वेंडर से मिल जाएगा। आपके एरिया में स्टैम्प वेंडर जितने भी ऑथराइज्ड है, ये इनकी लिस्ट आपको ऑनलाइन, उनकी लिस्ट काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। तो आप अपने एरिया में, जो भी अपने एरिया में सबसे नज़दीक पड़ता है, जा करके आप अपने स्टैम्प पेपर खरीद सकते हैं। और जो सेल डीड होगी या जो भी गिफ्ट डीड होगी, आपको डीड रजिस्टर्ड करनी है। आप स्टैम्प पेपर के ऊपर उसको प्रिंट कर लेंगे। आप देखिए, अब जो स्टैम्प पेपर है इसके ऊपर प्रिंट हुई है या सेल डीड। और अगर मान लीजिए आपको पेपर्स कम पड़ते हैं, मान लीजिए 4 पेपर्स के अंदर एक्स्ट्रा पेपर लगता है, तो
आप उसमें प्लेन पेपर अटैच कर सकते हैं। ये तो बेसिकली पहला मेथड हो गया हमारा। सेकेंड मेथड होता है आपका फ्रैंकिंग मेथड। फ्रैंकिंग मेथड के अंदर आपको बेसिकली एक बैंक में जाना है। इस तरीके की एक फ्रैंकिंग मशीन होती है और बेसिकली आपको स्टैम्प फिक्स कर देता है। जैसे ही आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे तो इस तरीके की कुछ स्टैम्प लग जाएगी। ये बेसिकली फ्रैंकिंग मशीन से अटैच्ड हो जाती है। आप प्लेन पेपर पे अपनी सेल डीड रजिस्टर प्रिंट करते हैं तो आपकी जो सेल डीड होगी वो आपके प्लेन पेपर पे प्रिंट करके ले जाएंगे बैंक। और जैसे ही आप अपनी पे कर सकते हैं, ये डेबिट डिमांड ड्राफ्ट से भी पे कर सकते हैं या बैंक का जो भी तरीका है। आप मान लीजिए आप ऑनलाइन अलाउ करते हैं बैंक को, आप ऑनलाइन इस तरीके से आपकी फ्रैंकिंग हो जाती है। आपकी जो सेल डीड होगी इस तरीके से वो स्टैंप लग जाएगी। अब ये जो स्टैंप है आपकी सेल डीड के ऊपर जो आप स्टैंप ड्यूटी भरेंगे वो वाली स्टैंप ड्यूटी भी इसी तरीके से अफिक्स होती है। अब मेरे को उस तरीके की कोई इमेज नहीं थी मेरे पास अवेलेबल, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने पोस्टल फ्रैंकिंग का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे तो इसी तरीके से आप अपनी सेल डीड फ्रैंक करा सकते हैं और बैंक जो है आपकी सेल डीड के ऊपर अटैच कर देता है। आपको बस ये थोड़ा सा बात ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिस भी बैंक में जा रहे हैं वहाँ आपको फ्रैंकिंग मशीन ज़रूर अवेलेबल हो, क्योंकि हर बैंक में ये फ्रैंकिंग मशीन अवेलेबल नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। और इसके अलावा थर्ड मेथड है आपका ई स्टैम्प। आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हो गया है, बहुत सारी स्टेट के अंदर ये अवेलेबल है। इस तरीके की एक स्टैम्प पेपर निकाली जाती है और आपको ये बेसिकली स्टॉक होल्डिंग ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना होता है। उसका लिंक भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये देखिए, ई स्टैम्प का फायदा होता है और ये बेसिकली स्टैम्प पेपर का एक यूनिक आईडी होता है और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ये ऑनलाइन भी स्टोर होती है। साथ में ये देखिए कि किस तरीके से पेमेंट की हुई है, स्टैम्प ड्यूटी की वो वाली इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गई है और ये यूनिक डॉक्यूमेंट रेफरेंस आ गई है। परचेज बाय, किसने परचेज किया है पेपर, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन आ गया है, एग्जैक्टली फ्लैट नंबर क्या है, प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है, कंसिडरेशन प्राइस आ गया है कि कितने में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट आ गया है जो कैलकुलेट किया गया है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के भी नाम आ गए, स्टैम्प ड्यूटी किसने पे की है वो भी आ गया और स्टैम्प ड्यूटी कितनी की लगी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ई स्टैम्प के अंदर मिल जाती है। ई स्टैम्प के लिए आपको बेसिकली स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक वेबसाइट पेज पर जाना होता है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन को बेसिकली सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है तो सारा डाटा इन्हीं के पास स्टोर है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है उस पे आपको जाना है। ये वाली वेबसाइट पे मैं आपको खोल के दिखा दूंगा कि कैसे आप इस वेबसाइट से अपने स्टेट के लिए स्टैंप निकाल सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी है ये आपको ऑथराइज्ड कलेक्शन सेंटर पे भरनी होगी या कुछ ऑथराइज्ड बैंक है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं आप या ड्राफ्ट के थ्रू भी पे कर सकते हैं या कैश भी आप दे सकते हैं। जब आप स्टैंप ड्यूटी भर देंगे तब आपको ई स्टैम्प मिल जाएगा और ई स्टैम्प पेपर भी टेम्पर प्रूफ होता है और ये सारा डाटा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के डाटा सेंटर पे स्टोर होता है एंड एवरी स्टैम्प पेपर हैज इट्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट स्टेप है ड्राफ्ट एंड प्रिंट डीड। यहाँ आपकी जो भी डीड है, जैसे ड्राफ्ट डीड, गिफ्ट डीड, जो भी डीड हो, आप उनकी ड्राफ्ट लेंगे और उसकी जो भी डिटेल्स है वो भरी जाएंगी। बायर की एड्रेस, नेम, एज, ये सारी डिटेल्स आ जाती है। सेलर की भी ये डिटेल्स आती है और पेमेंट डिटेल्स भी आपको देनी पड़ती है। एक बात की आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सेल है उसकी कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरी कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप सेल डीड को कॉपी कर लेंगे स्टैम्प पेपर पे, फिर बायर और सेलर दोनों को स्टैम्प पेपर पे साइन करना होता है। इसके साथ ही साथ विटनेस को भी साइन करना होता है, जिसमें 2 विटनेस को साइन करना होता है, वो बेसिकली लास्ट पेज पर साइन करते हैं। उसके बाद आपको उसको रजिस्टर करवाना है सब रजिस्टर के ऑफिस में, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लोकेट है उसी जोन का सब रजिस्टर्ड ऑफिस में आप जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। आप अपने जोन का सब रजिस्टर्ड ऑफिस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जो बड़े ही आसानी से आपको मिल जाता है। सबसे पहले आप सब रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके अपॉइंट लेंगे। अब आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाती है, कई सिटीज़ में ये ऑनलाइन भी हो चुके हैं। आपको लाइन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको टोकन दिया जाता है। जैसे ही आपका टोकन नंबर आता है अब जाके अपनी सेल डीड को रजिस्टर करवा सकते हैं। सेल डीड रजिस्टर करवाने के लिए बायर और सेलर को आना ज़रूरी है। किसी कारण वो अगर नहीं आ सकते हैं तो वो अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी को देके उनको अपनी जगह भेज सकते हैं
उसके साथ ही उनको 2 विटनेस की ज़रूरत होती है। उसके बाद बायर, सेलर और दोनों विटनेस अपनी डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे, जैसे आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, 3 फोटोग्राफ। उसके बाद आपके सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सब रजिस्टर। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद आपको जो भी रजिस्टर्ड सेल डीड होगी, आपको वहाँ पे एक टोकन स्लिप दी जाएगी जिस दिन आपने वहाँ पे साइन किया होगा। उसके बाद ओरिजिनल सेल डीड आप 15 से 20 दिन में कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक आपकी ओरिजिनल रजिस्टर्ड डीड को भी कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आपको म्यूटेशन भी करानी होती है प्रॉपर्टी की। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी रूरल एरिया में है या आउटसाइड म्यूनिसिपल लिमिट्स है तो वहाँ पे आपको लैंड रिकॉर्ड्स में आपको नेम चेंज करवाना होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अर्बन एरिया के अंदर है तो आपको म्यूनिसिपल रिकॉर्ड के अंदर नाम चेंज करवाना पड़ता है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे जो बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स पर्पस के लिए होता है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी फाइनली ट्रांसफ़र हो जाती है आपके नाम पे। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please like, share and subscribe our channel Property Expert and be with us. Thank you. If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description.